दोस्तों, एक व्यक्ति जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, उसके पास कुछ भी नहीं है। ना तो पेट भरने के लिए खाना है और ना ही सर छुपाने के लिए छत है। जेब भी पूरी तरह से खाली है। तो वह एक अमीर व्यक्ति के यहाँ पर उससे मदद मांगने के लिए उसके घर जाता है। जैसे वह उस अमीर व्यक्ति के घर में घुसता है, तो अभी तक अमीर व्यक्ति ऊपर से नीचे नहीं उतरे थे। नीचे एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी, जिसके चारों तरफ नौकर चाकर उसकी जी हुजूरी कर रहे थे। जैसे ही वह व्यक्ति उस बुजुर्ग महिला को देखता है, तो एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने जो बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी, वह और कोई नहीं, उसी की सगी माँ थी। किस वजह से उसकी सगी माँ इस अमीर व्यक्ति के घर में है और उस लड़के की ऐसी हालत कैसे हुई? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। उत्तर प्रदेश के एक जिले के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक माँ है, जिसका नाम शांति देवी है। एक उसका बेटा है, जिसकी उम्र फिलहाल 10 साल है। अब से 1 साल पहले उसके पिता की मौत हो गई थी और उसके बाद जो शांति देवी है, वह मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ा लिखा रही है और वह सोचती है कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूंगी, ताकि वह थोड़ा बहुत अच्छा सा पैसा कमा सके और मेरे और अपने जीवन को और भी ज्यादा बेहतर बना सके। इसी आस में जो माँ शांति देवी है, वह दिन रात मेहनत किया करती और मेहनत करने के बाद अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई को करवाती रहती है। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ उसका जो लड़का है, वह अपनी पढ़ाई लिखाई को करके पुलिस विभाग में लग जाता है और शहर में जाकर ड्यूटी करने लगता है। माँ ने बड़ी मुसीबतों से अपने बेटे को पाल पस कर बड़ा किया है और अब उसके कहे अनुसार उसका बेटा पढ़ लिख कर पुलिस विभाग की नौकरी में लग गया है, जिससे उन्हें रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद जो बेटा होता है, उसका नाम होता है राजेश। अब जो राजेश है, वह शहर में जाया करता, वहां पर नौकरी किया करता और अप डाउन करने में लगभग उसे 2 घंटे का समय व्यतीत हो जाया करता। तो वह अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, क्यों ना मैं शहर में ही रह लूं। इसके बाद उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, गांव में ही रहेंगे, शहर में रहकर क्या करेंगे। तो वह कहता है कि नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे आने जाने में 2 घंटे लग जाते हैं, तो 4 घंटे मेरे वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं अगर मैं वहीं पर रहूंगा। 4 घंटे फालतू काम करूंगा तो और भी ज्यादा पैसा कमाऊंगा। अब इस बात को सुनकर उसकी माँ इस बात के लिए एग्री हो जाती है और कहती है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू बेशक से शहर में रहने लग। तो माँ जो होती है, उसको शहर में रहने की आज्ञा दे देती है और बेटा वहीं पर एक किराए का मकान लेकर रहने लगता है। बेटा शहर में रहा करता और माँ गांव में रहकर अपना समय व्यतीत कर रही थी। दिन बड़ी अच्छी तरह से बीत रहे थे। इसके बाद जो माँ शांति देवी होती है, वह अपने बेटे की शादी की चिंता करने लगती है, क्योंकि अब उसके बेटे ने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद अब वह नौकरी भी किया करता है। तो शांति देवी चाहती है कि क्यों ना उसके बेटे की शादी हो जाए और शादी होने के बाद उसका कर्तव्य पूरा हो जाएगा और उसका बेटा अपना घर बसाए। जैसे ही वह अपने बेटे से इस बारे में बात करती है, तो उसका बेटा मना कर देता है। कहता है कि नहीं माँ, अभी मैं शादी नहीं करूंगा, अभी मुझे कुछ और पैसा कमाना है और उसके बाद ही शादी करूंगा। माँ उसकी बात को समझती है और कहती है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो कुछ दिन और तू पैसा कमा ले और उसके बाद शादी कर लेना। उसके बाद एक दिन राजेश अपनी माँ से फोन पर कहने लगता है कि माँ, तू गांव में कब तक रहेंगी? इससे अच्छा तो जो गांव की जमीन है उसको बेचकर यहीं पर एक छोटा सा घर लेते हैं और उसी के अंदर दोनों माँ बेटे रह लिया करेंगे। ये बात कहीं ना कहीं शांति देवी को भी अच्छी लगती है, क्योंकि अब उसके बुढ़ापे के दिन थे और वह अपने बेटे से अलग कब तक रहेंगी। इसी वजह से वह अपने बेटे की बात के लिए एग्री हो जाती है और उसका बेटा 2 दिन की छुट्टी लेकर गांव में आता है और गांव की सारी जमीन जायदाद को बेचकर उन पैसों से शहर के अंदर एक मकान ले लेता है। पहले तो वह कुछ दिन किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन जैसे ही राजेश का अपना मकान बनकर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद माँ बेटे उस मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। राजेश ड्यूटी पर जाया करता और माँ अकेली घर में परेशान हो जाती है, क्योंकि जब वह गांव में रहा करती तो अड़ोस पड़ोस की महिलाएं उससे मिलने के लिए आ जाया करती, लेकिन यहाँ शहर के अंदर कोई भी उससे मिलने जुलने वाला नहीं है और ना ही कोई यह पूछने वाला है कि तेरा हालचाल कैसा है। इसके बाद एक दिन शाम को जब राजेश ड्यूटी से वापस आता है, तो उसकी माँ उससे कहने लगती है कि बेटा, अब तो तेरा शहर में घर भी बन गया, अब क्यों ना तू शादी कर ले।
और जब तू शादी कर लेगा तो घर के अंदर तेरी पत्नी आएगी और उसके साथ मेरा भी समय व्यतीत हो जाएगा। इस बात को सुनकर राजेश अपनी माँ के पास बैठता है और उससे कहने लगता है कि माँ, बहुत दिन पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता था, लेकिन मैं किसी कारण से आपको नहीं बता पाया। अब जब बार बार आप मुझसे शादी के लिए कहा करती हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने शादी कर ली है। और शादी मेरी उस टाइम पर ही हो गई थी जब आप मुझसे शादी के लिए बोल रही थीं। मेरी कंपनी में एक लड़की काम किया करती है, जिसका नाम है रागिनी। तो रागिनी से मेरी शादी हो गई है और काफी दिनों से हम दोनों अपने अपने घर वालों को बताने का वेट कर रहे थे, क्योंकि रागिनी के माता पिता चाहते थे कि राजेश का अगर अपना मकान है तो तू भले ही उससे शादी कर ले और उसके साथ रहने लग। इस बात को सुनकर जो माँ शांति देवी होती है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने अपने बेटे की शादी के लिए ढेर सारे सपने संजो कर रखे थे और आज उसके बेटे ने एक पल में उन सभी सपनों को चकनाचूर कर दिया था। लेकिन फिर भी वह अपने बेटे का साथ देती है और कहती है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो अब तो तेरा अपना घर भी हो गया है, तो बहू को यहाँ पर ले आ, कम से कम मेरे साथ रहेंगी। मेरा भी मन मन बटा रहेगा और अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत कर लेंगे। इसके बाद जो राजेश होता है वह इस बात के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन माँ उससे कहने लगती है कि बेटा चलो, तूने शादी कर ली, बड़ी अच्छी बात है। उसमें मेरा बस नहीं चला, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब तू बहू को लेकर आ रहा है तो एक छोटा सा फंक्शन कर लेते हैं। जिन लोगों से हमारा चाल चलन है वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे और कुछ खाना पीना खाकर चले जाएंगे। बेटा इस बात के लिए एग्री करता है और कुछ दिनों बाद उस घर में एक फंक्शन किया जाता है और उसी दौरान जो राजेश की पत्नी होती है रागिनी, वह भी उस घर के अंदर गृह प्रवेश करती है। लेकिन जो राजेश की पत्नी रागिनी थी, उसके दिमाग में अलग तरह के विचार चला करते थे। अक्सर वह राजेश की माँ से अंदर ही अंदर जला करती और उसके मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। वह ज्यादातर सीरियल्स देखा करती और सीरियल्स की तरह ही अपनी सास के साथ बर्ताव किया करती। स्टार्टिंग में तो जो शांति देवी होती है वह उससे कुछ नहीं कहती है, सोचती है कि कोई बात नहीं, अभी नई शादी हुई है, इसे क्या कहना, रहने दो। ऐसे ही थोड़े दिन बाद अपने आप अकल जाएगी। लेकिन धीरे धीरे यह सब कुछ और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और अब शांति देवी से यह सब कुछ सहन नहीं होता। इसके बाद जो शांति देवी होती है वह अपने बेटे से इस बारे में बात करती है, तो बेटा भी अपनी पत्नी की साइड लेता है और कहता है कि माँ, तुम ही चुप पड़ जाया करो, कोई भी बात नहीं है, क्यों मेरे घर को बिगाड़ने पर तुली हो। इस बात को सुनकर माँ को बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि जिन मुसीबतों से माँ ने अपने बेटे को पाल पस कर इस लायक बनाया था, उनके बारे में केवल माँ ही जानती थी। और आज बेटे ने एक छोटी सी बात कहकर माँ को एकदम से पराया कर दिया था। उसके बाद शांति देवी अपने बेटे के पास से अपने कमरे में चली जाती है और वहां पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके पास उसके पति का एक फोटो था, जिस पति के फोटो को अपने गले से लगाती है और काफी देर तक फूट फूट कर उस कमरे के अंदर बैठकर रोती रहती है। बेटा अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में था और वह जरा भी नहीं सुनता। उस माँ की सिसकियां, जिस माँ ने उसे पाल पस कर इस लायक बना दिया कि आज वह उसको उल्टा जवाब दे सके और उससे कह सके कि माँ क्यों मेरी गृहस्थी को उजड़वा रही है। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है। कुछ समय बाद जो राजेश की माँ होती है वह इस बात को सोच सच कर परेशान रहने लगती है और काफी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, क्योंकि जो रागिनी है वह बात बात पर उसे परेशान किया करती और याद दिलाती रहा करती कि उसका बेटा उसका नहीं है, वह मेरा हो गया है और वह मेरे कहे अनुसार चलेगा। इन बातों को सोचस कर जो शांति देवी है वह डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और छोटी छोटी बातों पर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद जो रागिनी होती है वह उसको पागल घोषित करने लगती है और उसके बेटे की निगाह में उसे पूरी तरह से पागल बना देती है। अक्सर जब उसका बेटा आया करता, राजेश, तो उस टाइम पर जो रागिनी है वह शांति देवी से कुछ कहने लगा करती और यह बातें शांति देवी से सहन नहीं होती हैं और वह चिल्लाने लगती है। जब शांति देवी चिल्लाती है तो रागिनी अपने पति से कहने लगती है कि देखो, माँ पागल हो गई है, आप इसे फौरन से पागल खाने में भर्ती करा दो, वरना बहुत ही बुरा हो जाएगा। अड़ोस पड़ोस वाले तरह तरह की बातें बनाने लगेंगे। मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तो तुम्हारी माँ की सेवा कर लूंगी, लेकिन पागल घर के अंदर रहेगा तो अड़ोस पड़ोस वालों को खतरा होगा और वह लोग हमारी शिकायत करेंगे।
इसके बाद जो बेटा होता है, राजेश भी अपनी माँ की तरफ देखता है और कहीं न कहीं उसे अपनी पत्नी की बात सही लगती है। इसके बाद जो राजेश होता है, वह एक अच्छे से पागलखाने में अपनी माँ को एडमिट करा देता है और डॉक्टर साहब से उसका इलाज करने के लिए कह देता है। अपनी माँ की देखभाल की पूरी जिम्मेवारी उसने अपनी पत्नी पर छोड़ दी थी और कहा था कि माँ के अच्छे से ख्याल रखना और जब माँ ठीक हो जाए तो इसे वापस ले आना। क्योंकि फिलहाल राजेश उन पैसों से जो पैसे उसको जमीन बेचकर मिले थे, उनमें से कुछ पैसे बाद में आए थे, तो उन पैसों को लगाकर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है ताकि वह अपने जीवन को और भी अच्छी तरह से जी सके। राजेश इस बिजनेस में काम करने लगता है। इधर उसकी माँ पागलखाने में है और उसकी पत्नी जरा भी उसकी माँ की ओर ध्यान नहीं देती है। पागलखाने के अंदर उसकी पत्नी का नंबर था और जैसे ही उसकी माँ ठीक हो जाती है, लगभग 2 महीने में उसका छोटा मोटा डिप्रेशन का इलाज हो जाता है। तो पागल खाने वाले राजेश की पत्नी के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि आपकी सासू माँ ठीक हो गई है, आप इनको यहाँ से ले जाइए। इनको अब कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो राजेश की पत्नी होती है, वह उनसे कह देती है कि नहीं, आप उसको वहीं पर रखो और कोई बात नहीं, मैं आपके पैसे भेजती रहूंगी। इसके बाद शांति देवी पागल खाने में रहने लगती है और जब भी राजेश अपनी माँ के बारे में अपनी पत्नी से खबर लिया करता, तो वह कह दिया करती कि अब भी माँ की तबीयत खराब है और मैं उन्हें कल ही देख कर आई हूँ। अब धीरे धीरे इसी तरह से 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल तक राजेश न तो अपनी माँ से मिलने के लिए गया था और न ही कभी उसने मिलने की कोशिश की थी। वह बस अपनी पत्नी से अपनी माँ का हालचाल जान लिया करता और उसकी पत्नी उसे गलत जानकारी दे दिया करती। इन 2 साल के अंदर राजेश ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली थी। उसके पास घर भी था, गाड़ी भी थी, बंगला भी था, सब चीज थी, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी तक राजेश को कोई संतान नहीं हुई थी और इस बात के लिए कभी कभी वह अपनी पत्नी से लड़ाई कर दिया करता है। अब जब राजेश अपनी पत्नी से लड़ाई किया करता है, तो राजेश की पत्नी रागिनी को यह बात बहुत ही बुरी लगती है और वह बहुत कुछ राजेश के बारे में सोचने लगती है। इसके बाद वह सोचती है कि यह तो किसी भी दिन मुझे धोखा दे सकता है, तो क्यों ना इससे पहले इसका फायदा उठा लिया जाए। इसी बात को सोचकर जो राजेश की पत्नी रागिनी होती है, धीरे धीरे राजेश को बर्बाद करना स्टार्ट कर देती है। वह घर के अंदर रहकर घर के सामानों को सस्ते दामों में बेच दिया करती और राजेश से कह दिया करती कि वह तो खराब हो गया है, नया लाना पड़ेगा। इसी तरह से धीरे धीरे करके जो राजेश की पत्नी होती है, उस घर को भी अपने नाम करवा लेती है और उस कंपनी को भी अपने नाम उसने करवा लिया था, अपने पति को प्यार में देकर। और उसके बाद वह राजेश को वहां से धक्के मारकर निकाल देती है। जैसे ही राकेश को यह पता चलता है कि उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया है, तो उसके बाद वह कोर्ट का सहारा लेना चाहता है। लेकिन उसकी पत्नी ने पहले ही कोर्ट में जाकर तलाक का केस फाइल कर चुकी थी और उसके बाद मजबूरन राजेश को रागिनी को तलाक देना पड़ता है। रागिनी और राजेश का तलाक हो गया था और तलाक होने के बाद अब जो राजेश है पूरी तरह से कंगाल हो गया है। उसके पास न तो रहने के लिए घर है, न खाने के लिए खाना है। इसके बाद जो राजेश होता है, वह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होता है और इधर उधर मदद के लिए घूमने लगता है। पहले जिस कंपनी में वह काम किया करता था, उसके मालिक को वह अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि जब उसने कंपनी छोड़ी थी तो मालिक ने कई बार उससे कहा था कि बेटा, तू यहाँ से काम मत छोड़, मैं यहीं पर तेरी सैलरी बढ़ा देता हूँ और यहीं पर काम करता रहे। लेकिन उसकी पुलिस विभाग में नौकरी लग गई थी, तो उसके बाद उसने काम छोड़ दिया था और इसके बाद वह सोचता है कि क्यों ना मैं उसी कंपनी में दोबारा से काम कर लेता हूँ। इसी बात को सोचकर वह मालिक के घर पर मालिक से मिलने के लिए जाता है और वहां पर वॉचमैन से मालिक से मिलने का आग्रह करने लगता है। लेकिन वॉचमैन जैसे ही राजेश की हालत देखता है, तो वह उसे वहां से धमकाकर भगाने लगता है। राजेश उससे कहता है कि मैं आपके साहब को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने उनकी कंपनी में काम किया था और मेरा उनसे मिलना बहुत ही जरूरी है। आप एक बार उनसे बताना कि राजेश आया है और वह आपसे मिलने के लिए बोल रहा है। इसके बाद वॉचमैन घर के अंदर जाता है और मालिक को बताता है कि बाहर कोई राजेश नाम का व्यक्ति आया है। वह कह रहा है कि उसने आपकी कंपनी में काम किया है और वह आपसे मिलना चाहता है। इस बात को सुनकर जो मालिक होता है, वह वॉचमैन से कह देता है कि ठीक है, अंदर भेज दो, मैं अभी थोड़ी देर में नीचे आता हूँ। इसके बाद जो वॉचमैन होता है, वह राजेश के पास जाता है और उसे अंदर जाने का इशारा कर देता है और कहता है कि थोड़ी देर में मालिक आते होंगे, आप ऐसा करो, अंदर जाकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ और मालिक आने के बाद आपसे बात कर लेंगे।
इसके बाद राजेश जैसे उस घर के अंदर जाता है तो वह देखता है कि उस घर के हॉल में एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई है, जिसने सफेद कलर की अच्छी सी साड़ी पहन रखी है और दो तीन नौकर चाकर उसकी जी हुजूरी में खड़े हुए हैं। जैसे ही राजेश उस महिला को गौर से देखता है तो वह एकदम से पहचान जाता है कि यह महिला और कोई नहीं, उसकी वही माँ है जिसे उसने पागल खाने में एडमिट करवा रखा था। जैसे ही राजेश अपनी माँ को देखता तो एक बार तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जैसे तैसे वह हिम्मत करता है उस महिला से बात करने की और वहां जाकर एकदम से उससे कहने लगता है कि माँ, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? अब जैसे ही वह बुजुर्ग महिला जो अभी तक नाश्ता कर रही थी, वह नजर उठाकर उस लड़के की तरफ देखती है तो एकदम से उसे पहचान जाती है कि यह राजेश है, उसी का बेटा जो कि अपनी पत्नी के सिखाए में चला करता था और उसने उसे पागलखाने में ऐसे ही छोड़ दिया। अब तक वह उससे मिलने के लिए नहीं आता है। उसके बाद वह कहती है कि बेटा राजेश, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? इतनी देर में जो राजेश का मालिक होता है वह अपनी पत्नी के साथ सीढ़ियों से उतर रहा था और वह राजेश और शांति देवी को आपस में वार्तालाप करते हुए देख लेता है। तभी वह वहां पर आता है और राजेश से यहाँ आने का कारण पूछने लगता है। तो राजेश मालिक से कहने लगता है कि मालिक आया तो मैं किसी काम से था, क्योंकि मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया हूं, तो आपसे मदद की उम्मीद थी मुझे। लेकिन यहाँ पर मेरी माँ क्या कर रही है, क्या इस बारे में मैं जान सकता हूँ? इस बात को सुनकर मालिक उससे पूछने लगता है कि कौन तुम्हारी माँ? तो वह कहता है कि यह जो महिला बैठी हुई है, यह मेरी माँ है, जिसका नाम शांति देवी है, और इसी ने मुझे पाल पोस कर इस लायक बनाया है जो मैं आज कहीं पर भी रहकर कुछ भी काम कर सकता हूँ। इसके बाद वह मालिक कहने लगता है कि भाई, मुझे नहीं पता यह तुम्हारी माँ है, लेकिन काफी दिनों से मेरे पास रह रही है और मैं इसे अपनी माँ की तरह घर के अंदर रखा करता हूँ। इतनी ही देर में जो मालिक की पत्नी होती है वह भी कहने लगती है कि तुम्हारी माँ अगर यह होती तो ये 1.5 साल से हमारे पास रह रही है। अब तक तुम कभी भी इससे मिलने के लिए नहीं आए, तो तुम कैसे कह सकते हो कि यह तुम्हारी माँ है? अब इस बात को सुनकर राजेश फूट फूट कर रोने लगता है और रोते रोते अपनी पूरी कहानी मालिक और मालकिन को बता देता है। कहता है कि मैंने अपनी पत्नी पर विश्वास किया था और मैं अपनी माँ को पागलखाने छोड़कर निश्चिंत था कि मेरी पत्नी उसका ख्याल रख लेगी, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरी माँ को तो मुझसे दूर कर ही दिया। साथ में मेरा वह बिजनेस भी लूट लिया जिसे मैंने बड़ी उम्मीदों से अपने लिए बनाया था। उसके बाद इतनी ही देर में उसकी माँ उसके पास आ जाती है और उसके आंखों के आंसुओं को पोंछती और कहती है कि बेटा, कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो। इसके बाद जो राजेश होता है अपने मालिक के सामने हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि मालिक, मेरी माँ को मेरे साथ भेज दीजिए। लेकिन जो मालिक होता है वह राजेश से कह देता है कि नहीं, मैं अपनी माँ को तुम्हारे पास नहीं भेज सकता। अगर तुम्हें अपनी माँ की इतनी ही जरूरत थी तो तुमने इसे पागल खाने में इस तरह से क्यों छोड़ रखा था? एक दिन जब मैं अपने किसी साथी के रिश्तेदार से मिलने के लिए वहां पर गया था तो ये बिस्तर पर बैठी हुई मुझे मिलती है। ये ठीक ठाक रहकर भी पागल खाने के अंदर बंद थी, तो वहां से इन्हें मैं ही लेकर आया था, न कि तुम लेकर आए, तो इस माँ के ऊपर मेरा अधिकार बनता है। इसके बाद राजेश मायूस होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी जो मालिक होता है उसको रोकता है और कहता है कि राजेश, अगर तुम इस तरह से परेशान हो जैसा कि तुमने अभी तक बताया है, तो तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम चाहो तो मेरी उस कंपनी में दोबारा से काम कर सकते हो और बार बार अपनी माँ को देखने के लिए यहाँ पर भी आ सकते हो। इस बात को सुनकर राजेश एकदम से खुश हो जाता है और उसके बाद उसी मालिक की कंपनी में काम करने लगता है और बार बार अपनी माँ से मिलने भी आया करता। राजेश अब अच्छी तरह से माँ के साथ रहा करता है और वह जिंदगी में कभी भी शादी न करने का फैसला करता है। कुछ दिनों बाद जो मालिक होता है वह राजेश को अपने घर पर ही रखने लगता है और वहीं पर सभी लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं। राजेश की माँ ने भी अब राजेश को माफ कर दिया था और वह अब अपने बेटे राजेश को पहले की तरह प्यार किया करती। माँ का इकलौता बेटा रह गया था। उसके आज दो दो बेटे हैं और एक बहू है जो अच्छे से उनका ख्याल रखा करती है। और तलाक के बाद राजेश की जो पत्नी थी रागिनी, वह किसी दूसरे के साथ भाग गई थी। तो दोस्तों, यह थी कहानी शांति देवी की। आप क्या कहना चाहते हो शांति देवी के बेटों के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।